जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक जीके। आपको पता है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूपी पुलिस हो, रेडियो ऑपरेटर हो, एसआई हो, यूपीएसआई हो, ठीक है, सबके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसमें दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की कला व संस्कृति। ठीक है, इसको शुरू करते उसके पहले कुछ बता दूं आपको कि साथियों आपके यूपी पुलिस दोस्तों जो ये आपका जीके है, जीके में दोस्तों जो कुछ पार्ट है स्टैटिक जीके का, जैसे दोस्तों भारतीय कृषि हो गया, वाणिज्य व्यापार हो गया, जनसंख्या हो गया, पर्यावरण हो गया, है ना, नगरीकरण हो गया, उत्तर प्रदेश की शिक्षा हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षा हम पहले पढ़ चुके दोस्तों। इस वाले वीडियो में हम संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं यानी कि कला वाला के बारे में देख लेंगे, विशेष जानकारी के बारे में सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी स्टैटिक जो चीज़ें हैं ये हम लगभग दोस्तों समाप्त कर चुके हैं। कहाँ से मिलेगा, तो आप दोस्तों जाइएगा हमारे प्ले लिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा दोस्तों। वहाँ पे जाने के बाद आप सीधा जाइए दोस्तों प्ले लिस्ट में, तो ये आपको दिखेगा यूपी पुलिस 2024 जीके जीएस दोस्तों। इसमें आपको सारे स्टैटिक जीके और जीके की जो भी क्लासेस होंगे दोस्तों आपको इस प्ले लिस्ट में यूपी पुलिस के लिए मिल जाएंगे, रेडियो ऑपरेटर के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। और संपूर्ण हिंदी दोस्तों पढ़ जाते हैं दोस्तों ये वाली चीज़ें, तो संपूर्ण हिंदी भी दोस्तों आपको मिल जाएगी। देखिए ये सारी हिंदी हमने पढ़ाई हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने इसी चैनल पर। ठीक है, कहाँ से दोस्तों, कौन सा प्ले लिस्ट दोस्तों, ये वाला प्ले लिस्ट आप एक बार पढ़ लीजिए, संपूर्ण हिंदी भी आपका कवर हो जाएगा। यूपी पुलिस, रेडियो ऑपरेटर, यूपीएसआई, ठीक है, संपूर्ण हिंदी और यूपी स्पेशल की दोस्तों हमने क्लासेस दी हैं, तो आप फ्री में दोस्तों यूपी स्पेशल भी पढ़ सकते हैं। ठीक, अब देखिए बहुत से बच्चे कहेंगे सर कि इसके दोस्तों नोट्स नहीं बता रहे हैं, तो साथियों को बता दें कि जो स्टैटिक वाला ये पार्ट है दोस्तों, जो स्टैटिक वाला पार्ट है इसका दोस्तों हमने नोट्स दोस्तों मात्र 50 रुपये में आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूं साथियों, ये है आपका स्टैटिक नोट्स, है ना, स्टैटिक जी के टॉपिक। देखिए किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों जिसमें भी ये टॉपिक पूछा, जैसे कि भारतीय कृषि है, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, नगरीकरण, उत्तर प्रदेश संस्कृति, शिक्षा, सामाजिक, राजस्व हो गया दोस्तों, प्रशासनिक, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको मात्र 50 रुपये मिल जाएगी। कैसे दोस्तों, पहली चीज़ दोस्तों आप ज्ञान आरबीएल ऐप को इंस्टॉल करिए दोस्तों, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दोस्तों आप इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके 50 रुपये दोस्तों इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के दोस्तों हमसे ये चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों आपके यूपी स्पेशल के भी ई बुक है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से इसमें सब कुछ दे रखा है दोस्तों, मात्र 50 रुपये आपको मिल जाएगा इस, या फिर दोस्तों इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज के ले सकते हैं, या फिर दोस्तों डायरेक्ट ऐप पर जाइए, वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञान आरबीएल ऐप आपको डाउनलोड करना होगा दोस्तों। जैसे जाएंगे तो देखिए इस पे दोस्तों कोर्सेज वाले कॉलम में दोस्तों जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइंस वाइज। दोस्तों आपको बता दें कि हमने रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, अगर दोनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं दोस्तों, तो मात्र 149 रुपये दोस्तों आप ये बैच ले सकते हैं। वैसे दोस्तों 199 रुपये का भी ऑफर में चल रहा है, तो ये बैच आप ले सकते हैं दोस्तों, दोनों की साइंस आपकी कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों ये हमारा सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट के लिए दोस्तों, जिसमें 2 टीचर खुद ही जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड मिल जाएंगे, इसको ले सकते हैं। ये है यूपी स्पेशल दोस्तों ई बुक। ठीक है, और दोस्तों ये है समर्पण बैच दोस्तों, रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर के लिए, इसमें दोस्तों मैथ और साइंस छोड़ के। ठीक है, और दोस्तों ये आपके लिए ऑफर है एक टेस्ट सीरीज कॉम्बो। ठीक है, कॉम्बो मतलब दोस्तों इसमें आपको 8 एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी मात्र 150 रुपये में। जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप, एसएससी जीडी और यूपी SSC पेट, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी दोस्तों आप कर सकते हैं मात्र 150 रुपये में। तो साथियों देरी किस बात की, आइए हमारे ऐप पर दोस्तों जुड़ जाइए। ठीक है, और दोस्तों अगर स्टैटिक की ई बुक चाहिए दोस्तों तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप डायरेक्ट दोस्तों ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला जो आपका संस्थान है एक भातखंडे संगीत संस्थान। क्या साथियों, भातखंडे संगीत संस्थान दोस्तों, ये आपसे पूछा गया था अभी जो पेपर हुआ था 2022 में, मंडी परिषद 22 मई 2022 के एग्जाम में। ठीक है, कि भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपको पता होगा लखनऊ में। ठीक है, मगर इसके बारे में थोड़ा सा आप इतिहास देख लीजिएगा, इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखिए एक व्यक्ति थे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। क्या, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में शिक्षा प्रदान करने हेतु लखनऊ में 15 जुलाई 1926 को, ठीक है, 15 जुलाई 1926 को मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव रखी गई। ठीक है, समझिएगा, एक व्यक्ति थे जिनका नाम है विष्णु नारायण भातखंडे, उनके प्रयास से जो शास्त्रीय संगीत हैं आपके, उनके विधाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए 15 जुलाई 1926 को एक कॉलेज की स्थापना की गई जिसका नाम मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक था। ठीक है, अब दोस्तों इनके
इनके सहयोग से दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। तो इनके ही नाम पर 1960 में इसका नाम क्या कर दिया गया, मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक का नाम बदल के क्या कर दिया गया, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ठीक है, याद रखिएगा इन्हीं के नाम पे। क्यों? क्योंकि इनका भातखंडे का योगदान बहुत अधिक था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम कर दिया गया। और आपको बता दें कि सन 2000 में इस विश्वविद्यालय को डीम्ड विद्यालय का दर्जा प्राप्त हो जाता है, यानी इस विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के बाद इसका नाम बदल दिया जाता है फिर से, यानी अब हो जाता है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ कर दिया था। देखिए पहले नाम क्या था, जब भातखंडे द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी तो मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। ठीक है, फिर उसके बाद 1960 में इसका नाम बदल दिया गया भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। फिर दोस्तों इसका नाम, इसको डीम्ड विद्यालय घोषित किया गया, डीम्ड विद्यालय। उसके बाद इसका नाम उसी समय 2000 में परिवर्तित करके भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ रख दिया गया। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसमें आप दोस्तों शास्त्रीय संगीत के चारों विधाओं, जैसे गायन हो गया, है ना, ताल वाद्य हो गया, स्वर वाद्य हो गया और नृत्य, सभी विधाओं में आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इतना बड़ा कॉलेज है। ठीक है, तो आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे हो सकता है पूछ ले भातखंडे संस्थान का प्राचीन नाम क्या था, तो आप बताएंगे मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। कब दोस्तों इसकी स्थापना की गई, तो 15 जुलाई 1926। किसके प्रयासों से, तो विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से। कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। इसे डीम्ड दर्जा कब मिला, तो दोस्तों 2000 में। ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान नाम कब पड़ा, तो सन 2000 में। ठीक है, बस इतने क्वेश्चन बनेंगे और आपसे दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई एग्जाम में पूछा गया। अगला है राज्य ललित कला अकादमी। राज्य ललित कला अकादमी आपसे पूछे कहाँ है, तो लखनऊ में। ये आपका वीडियो में पूछा जा चुका है पेपर में 2018 वाले में। ठीक है, कि राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है, तो आप बताएंगे कहाँ है, लखनऊ में। आपको बता दें इसकी स्थापना कब की गई राज्य ललित कला की, तो 8 फरवरी 1962 को संस्कृति विभाग के द्वारा, संस्कृति विभाग के अधीनस्थ, समझिएगा, संस्कृति विभाग के अधीनस्थ पूर्णतया वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई, यानी कि इसे फंडिंग कौन करता है, संस्कृति विभाग। ठीक है, स्थापना कब की गई, 8 फरवरी 1962। देखिए कहाँ है राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ में। ललित कला अकादमी लखनऊ में। ठीक है, 8 फरवरी 1962 को। अगला भारतेंदु नाट्य अकादमी दोस्तों, ये भी लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। देखिए अभी तक हम लखनऊ की चीजें देख रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या था भारतेंदु नाट्य अकादमी का, कि हिंदी भाषी क्षेत्र में नाट्य कला का प्रशिक्षण हेतु दोस्तों, हिंदी भाषी क्षेत्रों में दोस्तों नाट्य कला का प्रशिक्षण देना दोस्तों इसका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी दोस्तों, कहाँ है, तो ये आपका भी लखनऊ में है। इसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 को हुई थी। उसके बाद बात कर ले कि राष्ट्रीय कथक संस्थान दोस्तों लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1988-89 में हुई। और ये बताइए, आपको बता दें एक चीज कि कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। ये क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट गार्ड, यूपी पीसीएस हर एक एग्जाम में पूछा गया, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय कथक ये भी लखनऊ में। देखिए अभी तक जो हम देख रहे हैं वो सारी चीजें कहाँ आपको मिलेंगी, तो लखनऊ में ही मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद है अयोध्या शोध संस्थान। अयोध्या शोध संस्थान आपको बता दें, जहां तक आपको पता है कि अयोध्या नाम है तो अयोध्या में ही होगा। ठीक है, स्थापना 18 अगस्त 1986 को देखिए तुलसी स्मारक भवन पड़ता है अयोध्या में, वहां ये स्थित है अयोध्या शोध संस्थान। चलिए आगे देखते हैं जनजाति लोक कला संस्कृति संस्थान दोस्तों, कहाँ, ये भी आपका लखनऊ में है। जनजाति लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। स्थापना 1996 में। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ, तो ये प्रयागराज में। ये देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी पीएससी आरओ 2017 में और यूपी पीएससी एसीएफ में भी पूछा गया है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, तो आपका प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज में है। और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ है, ये आपका लखनऊ में। इसकी स्थापना 1991 में हुई। और भारत कला अकादमी दोस्तों, भारत कला भवन कहाँ है, तो आपको बता दें यूपी SSSC वीडियो री एग्जाम दोस्तों, जो अभी करंट एग्जाम हुआ था, री एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसमें पूछा गया कि भारत कला भवन कहाँ है, तो ये आपका बनारस यानी कि वाराणसी में दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछा गया। ठीक है, तो चीजें हमने देख लिया। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय देख लेते हैं, उनकी स्थापना वर्ष देख लेते हैं। जैसे राज्य संग्रहालय कहाँ है, लखनऊ में है, स्थापना 1863 में। लोक कला संग्रहालय कहाँ है, लखनऊ में है, 1989 में स्थापना। कालका विंदादीन महाराज की ड्योढ़ी एवं कथक संग्रहालय कहाँ, लखनऊ में है, 2016 में स्थापना हुई थी इसकी। वही बात कर ले राजकीय बौद्ध संग्रहालय, तो बौद्ध संग्रहालय कहाँ है, तो कुशीनगर में 1995 में इसकी स्थापना की गई।
राजकीय संग्रहालय कहाँ? मथुरा में। 1874 में इसकी स्थापना की गई। और राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? कन्नौज में साथियों 1996 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। वही बात कर ले कि राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ? तो मेरठ में 1996 में स्थापना हुई। और अंतरराष्ट्रीय रामकथा महासंग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, देखिए रामकथा संबंधित दोस्तों अयोध्या याद आ जाएगा आपको, 1998 में। अगला है राजकीय जैन संग्रहालय साथियों, मथुरा में है, 2003 में स्थापना हुई। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय कहाँ है? तो रामपुर में दोस्तों 2004 में इसकी स्थापना की गई। अगला है जनपदीय संग्रहालय दोस्तों, कहाँ? सुल्तानपुर में, 1989 में स्थापना हुई। और लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय दोस्तों कहाँ है? तो लाल बहादुर आपको पता है बनारस से, 2018 में। और रविंद्रालय दोस्तों कहाँ है? लखनऊ में। ये यूपीपीएससी ACF RFO 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि रविंद्रालय दोस्तों कहाँ है? तो लखनऊ में है। और आपका 1964 में इसकी स्थापना कर दी गई। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको रिवीजन करना है, क्योंकि कला एवं संस्कृति से दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन हम इसमें कलेक्ट करके लाए हैं जो कहीं पूछे गए हैं और जो थोड़ा सा अलग टाइप के हैं। जैसे प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी, इसको आपको याद रख लेना है। और देखिए एक क्वेश्चन यह है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? तो प्रयागराज में। उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र है ना, समझिएगा, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? प्रयागराज में। यूपीपीएससी RO 2017 में पूछा गया। एक देखिए ये पूछे गए थे, ये कुछ चीजें हैं, विधियां हैं, इनको आपको बताते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि दुमपुख्त क्या है? देखिए आपके जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया 2019 में। ठीक है, जो पेपर हुआ था 2019 में, 20 वाला पेपर, तो दोस्तों 20 में हुआ था पेपर, वैसे 2019 का फॉर्म था, 2020 में पेपर हुआ था। 2020 में पूछा गया था कि दुमपुख्त क्या है? तो आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में भोजन पकाने की विधि को हम दुमपुख्त कहते हैं। यार रखिएगा, भोजन पकाने की विधि जो होती है उसको हम दुमपुख्त कहते हैं। और दस्तरखान क्या है? तो दस्तरखान, ये भी देखिए जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है कि दस्तरखान क्या है? तो भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा। देखिए जैसे भोजन परोसते हैं दोस्तों, उसके बाद उसको सजाते नहीं, उसमें सलाद लगा करके बहुत अच्छे से, तो उसको हम दस्तरखान कहते हैं। ठीक है, एक अभी दोस्तों वन रक्षक की परीक्षा में पूछा गया 2018 वाले में, यानी 20 में। आपको बता दें 2020 में पेपर हो, 2018 का फॉर्म था। तो दोस्तों ब्रोकेड क्या है? तो ब्रोकेड पूछा गया था। तो आपको बता दें ये ब्रोकेड जो है ये वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। इसका प्रयोग महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस, दुपट्टे के रूप में किया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ब्रोकेड दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध कलाकृति है? तो बनारस की ना। और दोस्तों है क्या ब्रोकेड? तो आपको बता दें इसका प्रयोग महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस, दुपट्टे के रूप में किया था। दोस्तों ये वन रक्षक परीक्षा 2018 वाले फॉर्म में, यानी कि 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पिछली बार जो वीडियो का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था 2018 में कि सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई क्या कहलाती? चिकनकारी। क्या कहलाती? चिकनकारी। दोस्तों आपसे पूछेगा चिकनकारी कहाँ के लिए फेमस, तो आप बताएंगे लखनऊ। देखिए कैसे भी पूछे, चिकनकारी क्या है? एक कढ़ाई है। किस पर कढ़ाई की जाती है? सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई कढ़ाई क्या कहलाती? चिकनकारी। और ये लखनऊ के दोस्तों प्रसिद्ध। आपसे पूछेगा चिकनकारी कहाँ की कला है? तो लखनऊ की। ठीक है, एक दोस्तों याद रखेंगे कलमकारी, यानी चिकनकारी से मिलता था कलमकारी, अभी पूछ लिया गया था आपके UPSSC वीडियो री एग्जाम में। वैसे ये यूपी से नहीं संबंधित, मगर फिर भी मैं इसको आपको बता देता हूं कि कलमकारी क्या है। तो कलमकारी दोस्तों दक्षिण भारत में, समझिएगा, कलमकारी का दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा है। देखिए दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा दोस्तों ये कलमकारी कहलाता है। और आप ये लेटेस्ट क्वेश्चन है UPSSC वीडियो री एग्जाम 2023 में पूछा गया है, तो याद रख लेंगे कि कलमकारी ये दक्षिण भारत संबंधित और चिकनकारी अपने लखनऊ संबंधित। ठीक है, एक दोस्तों सांझी मथुरा कला क्या है? सांझी कला क्या है आपको बताते हैं। सांझी कला मथुरा में स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है और यह कला कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है। दोस्तों UPSSC पेट 2022 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यार सांझी क्या है दोस्तों? ये मथुरा की एक कला है। ठीक है, पारंपरिक कला है। ठीक है, जिसमें श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन है। ठीक है, अगला छठ पूजा में किसकी पूजा होती है? दोस्तों छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? दोस्तों रवि हो या फिर सूर्य हो। ठीक है, UPSSC वीडियो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था कि छठ पूजा में दोस्तों कि अपने उत्तर प्रदेश और बिहार में चर्चित पर्व छठ पूजा में किस देवता की पूजा होती है? दोस्तों किस भगवान की पूजा होती है? तो रवि कहते या फिर सूर्य। तो दोस्तों वहां पे सूर्य ऑप्शन में नहीं था, तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं। दोस्तों रवि का मतलब भी सूर्य ही होता है, आप पर्यायवाची पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चलचित्र और फिल्म की।
मैं आपको बता दूं कि भारत की पहली बोलती फिल्म जो बनी थी आला मारा दोस्तों, उसके निर्देशक जो थे ना बीपी मिश्रा जी, वो अपने यूपी देवरिया के थे। आपसे पूछेगा कि दोस्तों भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी, आप बताएंगे राजा हरिश्चंद्र ना, वो आपको पता भी होगा राजा हरिश्चंद्र। मगर जो पहली बोलती फिल्म बनी थी आला मारा, उसके निर्देशक दोस्तों अपने यूपी के देवरिया जिले के ही थे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम की स्थापना 10 सितंबर, समझिएगा 10 सितंबर और 1979 में की गई थी। चलचित्र निगम की स्थापना, यानी कि चलचित्र मतलब होता है दोस्तों सिनेमा हॉल, है ना, तो उसकी स्थापना दोस्तों 10 सितंबर 1989 में की गई थी। ठीक है, चलिए, और आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1998 में फिल्म को उद्योग का दर्जा दे दिया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1998 में फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए, अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली फिल्म नीति वर्ष 1999 में घोषित की गई। याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली फिल्म नीति वर्ष 1999 में घोषित की गई थी, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि वर्तमान में दोस्तों जो उत्तर प्रदेश फिल्म नीति है दोस्तों, वो 2018 में जारी की गई, मतलब लेटेस्ट जो आपकी फिल्म नीति वो 2018 में जारी की गई। और एक चीज आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में दोस्तों फिल्म सिटी भी बनाई जा रही है। ठीक है, ये भी आपके लिए करंट का क्वेश्चन समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में फिल्म सिटी का निर्माण भी किया जा रहा है। चलिए, अब मौर्यकालीन कुछ चीजें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में मौर्यकालीन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने मौर्यकालीन से प्राप्त होते हैं, यानी कि मौर्य काल से उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम नमूने स्थापत्य कला के प्राप्त होते हैं। जैसे सारनाथ हो गया, कौशाम्बी हो गया, कुशीनगर में हो गया, यहाँ पे दोस्तों मौर्यकालीन आपको बहुत सी चीजें मिल जाएगी, कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ में। ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए बहुत से साक्ष्य मिल जाएंगे आपको। ठीक है, वहीं गुप्तकालीन हम देख ले तो आपको बताते हैं गुप्त काल में मंदिर का निर्माण कला बहुत विकास हुआ था दोस्तों। आपको बता दें मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल में हुआ था। और गुप्तकालीन साक्ष्य जो है दोस्तों, ये 3 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है? आपसे पूछेगा कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये किस काल से संबंधित दोस्तों, किस काल में बना था? गुप्त काल में। ठीक है, और ये कहां है? तो ललितपुर में स्थित। देखिए, ये आपका यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर 2021 अभी लेटेस्ट क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां स्थित है? तो ललितपुर में। ठीक है, फिर दोस्तों भीतर गांव का मंदिर, दोस्तों भीतर गांव का मंदिर दोस्तों कहां है? कानपुर में है, याद रखेंगे। और ये इसकी खास बात क्या है ना कि ये टेराकोटा ईंटों से निर्मित है। ठीक है, तो भीतर गांव का मंदिर कहां है? कानपुर में। और ये किससे निर्मित है? टेराकोटा ईंटों से। वही दोस्तों तीसरा मंदिर है गुप्तकालीन भीतरी मंदिर, दोस्तों ये गाजीपुर में स्थित है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए, अब आपको बता दें कि मध्यकाल में स्थापत्य कला की 2 शैलियां थी। मध्यकाल में स्थापत्य कला की 2 शैलियां थी। कौन कौन सी? एक सरकी शैली, एक मुगल शैली। जो सरकी शैली का नमूना है, सरकी शैली का उदाहरण है अटाला मस्जिद। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सरकी शासक द्वारा अटाला मस्जिद, है ना, झंझरी मस्जिद, ये सब चीजें दोस्तों जौनपुर में बनाई गई हैं सरकी शैली में। और मुगल शैली का सबसे बड़ा उदाहरण दोस्तों स्थापत्य कला का ताजमहल है। क्या? ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। तो याद रखेंगे स्थापत्य कला का सबसे अच्छा नमूना दोस्तों मुगल काल में ताजमहल था, और ये शाहजहां जी द्वारा बनवाया गया था। ठीक, चलिए अब चित्रकला की बात कर ले तो चित्रकला में दोस्तों को चित्रकला समझिएगा, मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं द्वारा रखी गई थी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं द्वारा रखी गई, है ना, हुमायूं ने रखी थी। और आपको बता दें मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल दोस्तों जहांगीर के काल कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल चित्रकला, देखिए नींव कौन डाल गया था? जहांगीर, हुमायूं। ठीक है, मतलब चित्रकला में मेन नींव किसने डाली, शुरुआत किसने कर दी थी? तो हुमायूं ने की थी। मगर इसको विस्तार किसने किया था? तो मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसको कहते हैं? तो जहांगीर के काल को दोस्तों मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन भी है। अगला है लखनऊ चित्रकला शैली का जनक कौन है? तो असित कुमार हलदार है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि लखनऊ चित्रकला शैली का जनक कौन है? तो असित कुमार हलदार जी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और वही पूछ ले प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की? तो प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की? तो ललित मोहन सेन ने। किसने? ललित मोहन सेन द्वारा की गई। अगला है कि काशी के नरेश, देखिए काशी नरेश के संरक्षण में विकसित चित्रकला शैली कौन सी है? तो अपभ्रंश तथा कंपनी शैली। याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें से आपको बता दें कि ये चीजें याद रखना कि मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल का जनक कौन है? तो दोस्तों स्वर्णकाल किसको कहते हैं? मुगल चित्रकला का, तो जहांगीर के काल को। और लखनऊ चित्रकला शैली जनक कौन है? असित कुमार हलदार। और प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या शुरुआत किसने की? तो ललित कुमार सेन जी द्वारा की गई। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं। अब संगीत कला की बात कर ले तो संगीत कला अगर बात होती है दोस्तों और नाट्य शास्त्र की बात ना की जाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये अपूर्ण सा होगा। ठीक है, इस देखिए यूपी से पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है नाट्य शास्त्र किसकी रचना है तो आप बताएंगे भरत मुनि की। आपको बता दें कि नाट्य शास्त्र को भरत मुनि द्वारा रचित है, इसे संगीत का बाइबिल कहते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इसकी प्रमुखता है कि नाट्य शास्त्र को हम संगीत का बाइबिल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें संगीत के बारे में बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, चलिए अब एक व्यक्ति है अमीर खुसरो, इनके बारे में जानेंगे। देखिए इनका जन्म दोस्तों कासगंज, पहले दोस्तों एटा पड़ता था तो कासगंज एटा में हुआ था दोस्तों, अब कासगंज एक अलग जिला काट दिया गया ना, कासगंज के पटियाली में हुआ। ये यूपी पुलिस में पूछा गया था कि अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि इन्होंने ईरानी फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण किया दोस्तों, ईरानी फारसी और भारतीय रागों को मिला दिया। ठीक है, और ध्रुपद व ईरानी शैली का मिश्रण करके एक ख्याल गायन शैली का विकास किया। क्या? ख्याल गायन शैली का विकास किया। याद रखेंगे ख्याल गायन शैली का विकास किसने किया? अमीर खुसरो ने। और इन्हें हम दोस्तों कव्वाली व तराना का दोस्तों आदि शैलियों का जनक भी कहते हैं। इसके अलावा तबला व सितार की खोज की, आपसे पूछेगा तबला की खोज किसने की, सितार की खोज किसने की? तो अमीर खुसरो ने। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का प्रथम कवि जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। दोस्तों याद रखेगा भारत का पहला कवि कौन सा है जिसने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? दोस्तों वो अमीर खुसरो ही था। और ये यूपीपीएससी से 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन था कि अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई। क्वेश्चन क्या था कि किसने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? दोस्तों वो अमीर खुसरो था। यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया। अगला है क्वेश्चन, ये देखिए थोड़ा सा याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया? दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में संगीत रत्न पुरस्कार शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। यूपीपीसीएस 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कब? यूपीपीसीएस 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये चीज याद रखेंगे, समझे कि नहीं? ठीक है, चलिए बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा आई होप ये चीजें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए वल्लभाचार्य की बात कर ले। ठीक है, वल्लभाचार्य की बात कर ले तो पुष्टि संप्रदाय दोस्तों संस्थापक थे और जो मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति होती थी उसकी शुरुआत वल्लभाचार्य ने ही की थी। आपको बता दें कि अष्टछाप, आप समझ रहे होंगे अष्टछाप, तो देखते हैं। देखिए अष्टछाप क्या होता है, तो अष्टछाप में वल्लभाचार्य व उनके पुत्र विट्ठलनाथ, देखिए वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों को मिलाकर के अष्टछाप बनाया गया। ठीक है, वल्लभाचार्य, ठीक है, और उनके पुत्र कौन थे दोस्तों? विट्ठलनाथ। इनके 4 शिष्यों को मिला करके क्या बनाया गया? एक अष्टछाप बनाया गया। और आपको बता दें कि अष्टछाप के द्वारा गाए जाने वाले पद कौन कौन से थे, याद रखेंगे। देखिए ये 3 तरीके से गाए जाते हैं। एक सुबह सुबह यानी प्रातः काल, तो प्रातः काल कौन कौन से पद गाए जाएंगे? तो राग भैरवी, राग भैरव और राग ललित। ठीक है, जो सुबह सुबह गाए जाएंगे दोस्तों राग भैरवी, राग भैरव और राग ललित। उसके अलावा मध्यकाल में राग सारंग गाते थे और संध्या काल में राग यमन और राग धनात्री गाते थे। ठीक, तो ये आपको बता दें कि अष्टछाप के द्वारा गाए जाने वाले पद थे। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि ध्रुपद धमार की जो प्रसिद्ध गायिका थी जिनका नाम था ताज बेगम, उन्होंने विट्ठल नाथ जी से ही दीक्षा ली थी। ठीक है, जो ध्रुपद धमार की प्रसिद्ध गायिका थी जिनका नाम था ताज बेगम, उन्होंने विट्ठल नाथ जी से ही दीक्षा ली थी। और आपको बता दें कि स्वामी हित हरिवंश, क्या? स्वामी हित हरिवंश को श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण इन्हें कृष्ण की बंसी का अवतार मानते थे। देखिए जिस प्रकार से कृष्ण जी की बंसी दोस्तों बहुत फेमस थी, बजने के बाद दोस्तों लोग इसकी तरफ खींचे आते थे, उसी प्रकार से इनके द्वारा जो संगीत था दोस्तों उस पर भी लोग खींचे चले आते थे, इसीलिए इसको हम श्री कृष्ण की बंसी का अवतार भी मानते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि स्वामी हरिदास, जिनका जन्म दोस्तों अलीगढ़ में हुआ था, वो स्वामी हरिदास जी कहाँ रहते थे? तो आपको बता दें स्वामी हरिदास निधि वन यानी वृंदावन में रहते थे। ठीक है, निधि वन में आपको पता निधि वन मेला लगता आपसे पूछ सकता है, तो वृंदावन में। ठीक है, इनके द्वारा ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन किया गया। दोस्तों याद रखेंगे श्री स्वामी हरिदास जी द्वारा ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन भी किया गया। और इनकी रचना दोस्तों याद रखेंगे श्री केलमाल व अष्टदश पद। ठीक है, और इनके शिष्य कौन थे दोस्तों? तानसेन थे, जिन्हें राग दीपक का दोस्तों बहुत बड़ा ज्ञातज्ञ माना जाता था। गोपाल थे, मदन राय थे और बैजू बावरा दोस्तों ये राग मेघ कहते थे। दोस्तों जब ये बैजू बावरा गाना गाते दोस्तों तो राग मेघ यानी कि मेघ बारिश होने लगती थी। तानसेन जी गाना गाते थे दोस्तों राग दीपक, दीपक जल उठते थे ना, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्वामी हरदास जी के क्या थे? शिष्य थे। चलिए आगे आपको दिखाते हैं हुसैन शाह सरकी के बारे में बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हुसैन शाह सरकी ये जौनपुर के सुल्तान थे, ये जौनपुर के सुल्तान थे दोस्तों। और इन्होंने ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने के लिए टप्पा शैली
व बड़ा ख्याल का प्रचलन किया। आपसे पूछेगा कि दोस्तों टप्पा शैली का शुरुआत किसने की या फिर बड़ा ख्याल का शुरुआत किसने किया, प्रचलन किसने किया, तो हुसैन शाह सरकी ने। और आपको बता दें कत्थक में ठुमरी गायन का समावेश किसने किया था, बिंदा दीन ने किया था। ठीक है, ये भी याद रख लेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब संप्रदाय व प्रवर्तक देख लेते हैं दोस्तों। पुष्टि संप्रदाय, देखिए पुष्टि कर लेना, पुष्टि संप्रदाय के कौन होंगे, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी होंगे। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन होंगे, स्वामी हरदास होंगे। और अष्टछाप कवि के दोस्तों संस्थापक कौन हो सकते हैं, तो विठल नाथ। आपको बता दें विठल नाथ के और इनके पुत्र के दोस्तों 4 शिष्य मिला करके। तो अष्टछाप में कितने कवि होंगे, तो 8 लोग होंगे। कौन कौन से, सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और कृष्णदास। ये दोस्तों 8 लोग मिलकर के अष्ट कवि का निर्माण करते, अष्टछाप कवि का निर्माण करते। और दोस्तों अष्टछाप का जहाज किसको कहते हैं, तो सूरदास जी को। ठीक है, अष्टछाप का जहाज किसको कहते हैं, सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए शास्त्रीय नृत्य की बात कर ले, तो शास्त्रीय नृत्य की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्या, कथक। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। यूपी पीसीएस में पूछा गया 2014 में, अभी यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड जो पेपर है 2022 में, उसमें पूछा गया। आपको बता दें इस नृत्य का मुख्य केंद्र दोस्तों लखनऊ था। और वाजिद अली शाह दोस्तों जो नवाब थे लखनऊ के, उनके द्वारा दोस्तों अपने दरबार में दोस्तों इसको विशेष स्थान दिया गया था। यानी बहुत जो विकास हुआ इसका दोस्तों, ये वाजिद अली शाह के ही दरबार में ये फूला फला था। ठीक है, अब देखिए जो आपका शास्त्रीय नृत्य है, इस नृत्य के उन्नायक कौन थे, तो ठाकुर प्रसाद जी को इस नृत्य का उन्नायक माना था। मगर दोस्तों आपसे पूछे कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किसने किया, कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किसने किया, तो दोस्तों विंदा दीन द्वारा ठुमरी गायन का प्रवेश कराया गया। और तो कथक के जो प्रसिद्ध घराने थे, सबसे प्रसिद्ध तो लखनऊ ही था, फिर दोस्तों बनारस भी थोड़ा बहुत आप इसके लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लोकगीत। लोकगीत की बात करते हैं तो दोस्तों पहले हम पूर्वांचल क्षेत्र के लोकगीत देखेंगे। पहला है कजरी। आपसे कजरी पूछा गया यूपी पुलिस में, आपसे पूछेगा कि कजरी कब गाया जाता है दोस्तों, या फिर कहाँ का दोस्तों है, तो पूर्वांचल क्षेत्र का यानी उत्तर प्रदेश का है। और कब गाया था दोस्तों, वर्षा के क्षेत्र, वर्षा के समय, तो बरसात होती दोस्तों उस समय कजरी गाया था। चौलर हो गया, गारी हो गया, पूर्वी हो गया, नकटा हो गया। और बिरहा दोस्तों यूपी ASI में पूछा गया था कि कौन सा पूर्वांचल का दोस्तों या फिर उत्तर का दोस्तों, उत्तर भारत का क्या है ये दोस्तों लोकगीत है, तो बिरहा दोस्तों। ठीक है, झूला हो गया, होली हो गया, सोहर हो गया, बधाई गीत हो गया, कव्वाली हो गया। तो आपसे देखिए ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया 2020 में। क्या पूछा गया था कि झूला उत्तर प्रदेश व बिहार के का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन साधन है। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि स्पेस दे दिया गया था कौन उत्तर प्रदेश व बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है दोस्तों, तो कौन सा है, झूला। झूला आपको पता है इस समय, ठीक है, जो दोस्तों सावन के समय दोस्तों झूला शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मिर्जापुर की प्रसिद्ध बात कर लेते हैं। कजरी जो है मिर्जापुर की फेमस है। ठीक है, याद रखें कजरी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, मिर्जापुर। दोस्तों ये आपका यूपी PSC 2014 में पूछा गया कि कजरी कहाँ के लिए फेमस, दोस्तों मिर्जापुर में कजरी बहुत फेमस है। आपको बता दें कजरी की उत्पत्ति ही मिर्जापुर से मानी जाती है। और कजरी के देखिए मिर्जापुर में कजरी के 4 अखाड़े भी हैं। कौन कौन से हैं 4 अखाड़े कजरी के लिए, तो शिवदास, पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा और अक्खड़ अखाड़ा, ये कजरी के लिए दोस्तों ये 4 अखाड़े हैं मिर्जापुर में। ठीक है, चलिए अगर ब्रज क्षेत्र की बात कर ले, ब्रज क्षेत्र में क्या दोस्तों लोकगीत हैं, तो पहला है रसिया कब गाया था, तो दोस्तों ये विवाह के समय और मौसमी गीत है। मौसम में और विवाह के समय रसिया का गाया था। झूला भी दोस्तों बहुत फेमस है। होरी, फाग, लंगुरिया। आपको बता दें रसिया गीत में दोस्तों राधा व कृष्ण के देवत्व का गुणगान करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका UDA LDM पूछा गया था, रसिया में किसका गुणगान करते हैं, तो राधा व कृष्ण के देवत्व का गुणगान करते हैं। पश्चिमी क्षेत्र की बात कर लें तो दोस्तों लावड़ी और बहतर बील। और दोस्तों आपको बता दें ढोला जो लोकगीत है ये आपके मेरठ व आगरा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। याद रखेंगे ढोला है ना, ढोला कहाँ का है, तो पश्चिमी क्षेत्र में मेरठ और आगरा का दोस्तों ये प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है, चलिए वही बात कर ले बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड में दोस्तों क्या फेमस है, तो हरदौल, पनवारा और इसुरी फाग दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और आला सबसे इंपॉर्टेंट है। आला दोस्तों याद रखिएगा यूपी PCS 2022 में पूछा गया। अगला है बधाई गीत दोस्तों, ये देखिए चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया था। बधाई लोकगीत दोस्तों कहाँ संबंधित है, तो बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में दोस्तों बधाई गीत बहुत गाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि हरदौल कथा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित दोस्तों कौन सी कथा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में प्रचलित दोस्तों, तो बुंदेलखंड में कौन सी, तो दोस्तों हरदौल। ये आपके जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो याद रख लेंगे। चलिए अब अवध क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो अवध क्षेत्र में क्या गाया था, सोहर।
देखिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में पूछा गया था पिछली बार कि सोहर दोस्तों कब गाया था, तो बच्चों के जन्म के समय ना, जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्मोत्सव दोस्तों सोहर गाया जाता। फिर संस्कार नकटा गीत आपके अवध क्षेत्र में नकटा हो गया है ना, और कव्वाली, नकटा, संस्कार गीत और सोहर दोस्तों ये अवध क्षेत्र में गाए जाते हैं। वहीं भक्तों व साधुओं द्वारा क्या क्या गाया जाता है दोस्तों, भक्तों द्वारा दोस्तों क्या भजन, पूरन भगत, निर्गुण, पचरा और भ्रतहरि। दोस्तों आप बता दें कि उत्तर प्रदेश में रामलीला लोक नाटक है तथा रासलीला लोक नृत्य कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे, आपसे पूछा गया है व्यायाम प्रशिक्षक 2018 में कि उत्तर प्रदेश में रामलीला क्या है, तो रामलीला क्या है, लोक नाटक है, और दोस्तों रासलीला क्या है, लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें रखेंगे, आपसे पूछ सकता है कि रामलीला क्या है, तो लोक नाटक है, और रासलीला क्या है, लोक नृत्य है। व्यायाम प्रशिक्षक 2018 में पूछा गया है। ठीक है, वही मैं बात कर लूं स्वांग। दोस्तों स्वांग इंपॉर्टेंट है, यूपी साइड 2021 में पूछा गया। तो स्वांग क्या है, यह उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत है ना का नृत्य क्या है, नाटक है। ठीक है, याद रखेंगे। तो समझ गए होंगे, आपसे पूछा स्वांग क्या है, तो स्वांग में मैं आपको बता दूं कि ये दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत नृत्य नाटक है। मतलब यहाँ पे जो ऐतिहासिक कहानियां उनको सुना करके दोस्तों ये नृत्य नाटक होता है। ठीक है, और वर्तमान में रामलीला, रासलीला और नौटंकी प्रदेश के प्रतिनिधि लोक नाटक के रूप में अभिहित किया जाता है। मतलब ये प्रतिनिधि करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की, मतलब मेन चीजें जो हैं रामलीला, रासलीला और नौटंकी है। ठीक है, आपको बताते हैं कि नौटंकी का स्वरूप कैसा है। नौटंकी का स्वरूप मुख्यतः वीथी नाटक में है। ठीक है, वीथी नाटक में नौटंकी का चीजें की जाती है। ठीक है, देखिए ये पूछा गया झूला दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार के बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है दोस्तों। ये असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब लोक नृत्य की बात कर लेते हैं दोस्तों। पहली चीज नौटंकी दोस्तों कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। ये आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा गया था। ठीक है, कि नौटंकी लोक नृत्य कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा गया। और दोस्तों एक जैता पूछा गया था, जैता कहाँ का है, तो ये भी उत्तर प्रदेश का ही लोक नृत्य है। यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर 2021 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब बुंदेलखंड के हम लोक नृत्य देखते हैं। पहला ख्याल नृत्य। देखिए याद रखेंगे, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में पूछा गया ख्याल नृत्य कब होता है, तो पुत्र के जन्मोत्सव। देखिए पुत्र का ख्याल आता है ना, तो याद रखेंगे ख्याल किसका आएगा, पुत्र का। तो पुत्र के जन्मोत्सव दोस्तों कौन सा नृत्य होता है, ख्याल नृत्य। कहां होता है, बुंदेलखंड में। देखिए ये भी पूछा कहां होता है, बुंदेलखंड में। अब देखिए यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया था कि धुरिया नृत्य कहां होता है, बुंदेलखंड में। किसके द्वारा, कुम्हारों द्वारा। देखिए धुरिया नृत्य जो है कुम्हारों द्वारा बुंदेलखंड में किया जाता है। ठीक है, सायरा, सायरा या फिर दोस्तों सायरा नृत्य दोस्तों ये फसल की कटाई के समय। देखिए इससे याद रखेंगे, यूपी पुलिस में पूछा गया। देखिए सायरा नृत्य या सायरा नृत्य दोस्तों कब करते हैं, फसल कटाई। कहां करते हैं, बुंदेलखंड में। आपसे पूछा जाएगा कि बुंदेलखंड में फसल की कटाई समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है, सायरा या फिर सायरा नृत्य, है ना। याद रखिएगा। देखिए आपको पता है धान से क्या निकलता है, पैरा ना, तो पैरा दोस्तों किससे संबंधित है, तो उसी तरीके से याद रख लेंगे सायरा क्या है, धान से संबंधित। यानी जब फसल की कटाई होगी तभी सायरा नृत्य होगा, सायरा नृत्य होगा। तो इस चीज को याद रख लेंगे। ठीक है, यूपी पुलिस में पूछा गया। अगला है घोड़ा नृत्य। आपको बता दें कि मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा दोस्तों नृत्य होता है। आपको पता है ये अब प्रचलित भी हो रहा है कि घोड़ा से नृत्य करवाते हैं जब शादी होती है। ठीक है, तो घोड़ा नृत्य भी दोस्तों बुंदेलखंड में प्रचलित है। ठीक है, राई या मयूर नृत्य दोस्तों महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पे किया जाता है। राई या मयूर नृत्य जन्माष्टमी के समय महिलाओं द्वारा। अगला है दीप नृत्य दोस्तों क्या होता है, तो आपको बता दें थाली पर अनेक दीप रखकर दोस्तों अहिर समाज द्वारा, अहिर समुदाय द्वारा दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला है बुंदेलखंड की है सब चीजें हैं, ये भी रखेंगे बुंदेलखंड की चीजें हैं। ये पाई डंडा नृत्य दोस्तों आपको बता दें कि अहिर समाज द्वारा पाई डंडा नृत्य क्या था, इसे हम बुंदेलखंड की डांडिया भी कहते हैं दोस्तों। ये आपके यूपी ट्रिपल एससी 2018 में पूछा गया। ठीक है, पाई डंडा, डंडा लेकर के, डांडिया नहीं होता डंडा लेकर के, वैसे दोस्तों ये नृत्य होता है, इसीलिए इसको बुंदेलखंड का डांडिया भी कहते हैं। और ये पाई डंडा नृत्य कहां होता है, बुंदेलखंड में। किसके द्वारा, आहिर समाज द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला है कार्तिक नृत्य दोस्तों। कार्तिक नृत्य क्या होता है, ये आपके यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया। कार्तिक नृत्य क्या होता है कि कृष्ण गोपी बन करके दोस्तों लोगों द्वारा ये कार्तिक नृत्य किया जाता है। देखिए ये भी आपका जन्माष्टमी के समय कोई दोस्तों कृष्ण बन जाएगा, कोई गोपी बन जाएगा और उसमें नृत्य होता है दोस्तों, इसको कार्तिक नृत्य कहते हैं। अगला है बरेंडी नृत्य दोस्तों। आपको बता दें कि ये लठमार होली जैसा ही होता है दोस्तों, अहिर समाज द्वारा किया जाता है बरेंडी नृत्य। ठीक है, चलिए एक कांडा नृत्य होता है दोस्तों विवाहोत्सव पर, मतलब विवाह के समय किसके द्वारा, धोबी समुदाय द्वारा। कहां पर, तो बुंदेलखंड में ही कांडा नृत्य होता है विवाह के समय धोबी समुदाय द्वारा। एक है देवी नृत्य। उसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे राहुला। देखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि राहुला लोक नाट्य का संबंध बुंदेलखंड से दोस्तों। याद रखिएगा राहुला लोक नाट्य का संबंध बुंदेलखंड से है। यह लोक कथनों
कहावतों शिक्षाओं का मंचन हंसने हंसाने हिले के किया था। दोस्तों ये यूपी से 2008 में पूछा गया। देखिए राहुला क्या होता है, इसमें दोस्तों आपको कहावतें सुनाई जाएंगी, शिक्षाओं का प्रसार किया जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपको हंसाया जाएगा, लोक कथन कहे जाएंगे, मतलब आपको जोक टाइप के दोस्तों ऐसी चीजें शिक्षा के क्षेत्र में भी करवाई जाते हैं। ठीक है, तो ये राहुला दोस्तों याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया। राहुला लोक नाट्य कहां संबंधित, बुंदेलखंड से। देखिए बुंदेलखंड के अब हो चुके हैं। अब देखेंगे मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र की चीजें। ठीक है, तो कर्मा और सीलन तो दोस्तों आपको पता है ये खरवार जनजाति द्वारा की जाती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने जनजाति पढ़ाई थी, हमने बताया था कर्मा और सीला नृत्य दोस्तों खरवार जनजाति द्वारा। एक होता दोस्तों ठडिया नृत्य, यार कहेंगे ठडिया नृत्य दोस्तों मिर्जापुर और सोनभद्र के लोगों द्वारा किया जाता है। सरस्वती के चरणों में दोस्तों ये नृत्य समर्पित होता है। किसके लिए, तो संतान की कामना पूरी होने पर। दोस्तों ये लोग क्या करते हैं कि पुत्र की दोस्तों मन्नत मांगते हैं, वो पूरा हो जाता है दोस्तों, फिर सरस्वती के चरणों पर यानी सरस्वती जी को समर्पित होता है नृत्य ठडिया नृत्य के रूप में। ठीक है, तो संतान की कामना पूरी होने, देखिए पुत्र की कामना के लिए, पुत्र की देखिए पुत्र के लिए दोस्तों आपको होता ख्याल नृत्य होता था ना, और संतान के लिए क्या होता है ठडिया नृत्य। ठीक है, ये आपका मिर्जापुर सोनभद्र में। और दोस्तों चौलर नृत्य, देखिए मिर्जापुर और सोनभद्र में चौलर नृत्य क्या होता है, अच्छी वर्षा व फसल हेतु। देखिए अच्छी वर्षा और फसल हेतु दोस्तों एक चौराई दोस्तों सब्जी होती है, उससे याद रखेंगे फसल संबंधी ना, तो चौलर क्या होगा, चौराई याद रखेंगे, चौराई का है सब्जी, तो यानी फसल की उत्पत्ति होती है। और अच्छी वर्षा के लिए दोस्तों चौलर नृत्य किया था कहाँ, मिर्जापुर सोनभद्र में। जैसे दोस्तों हमने बताया था सायरा नृत्य कहाँ, बुंदेलखंड में। सायरा नृत्य कहाँ, बुंदेलखंड में फसल कटाई समय, उसी समय दोस्तों उसी तरीके से मिर्जापुर सोनभद्र में चौला नृत्य होता है। ये आपके यूपी SSSC वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है ढर कहरी नृत्य दोस्तों जनजाति द्वारा होता है। ढर कहरी नृत्य किसके द्वारा, जनजातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला छुलिया नृत्य। दोस्तों छुलिया नृत्य याद रखेंगे कि तलवार की ढाल लेकर दोस्तों राजपूतों द्वारा किया था। तलवार और ढाल को लेकर के राजपूतों द्वारा दोस्तों छुलिया नृत्य किया था। ये विवाह पर होता है, विवाह के उत्सव पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ब्रज क्षेत्र। दोस्तों यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं। तो साथियों अगर हम बात करें ब्रज क्षेत्र की, ब्रज क्षेत्र में दोस्तों रास नृत्य बहुत फेमस है। ये रास लीला का समय होता है। ये आपका वीडियो में पूछा गया दोस्तों, यूपी SSSC वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन कि रास नृत्य कहाँ संबंधित है, तो आपको पता है रास लीला ब्रज क्षेत्र ना, श्री कृष्ण द्वारा संबंध है ना। चलिए झूला नृत्य दोस्तों कहाँ है, तो दोस्तों यूपी पुलिस से पूछा गया। तो श्रावण मास में मंदिरों में दोस्तों झूला नृत्य का आयोजन किया जाता है। ठीक है, श्रावण मास में मंदिरों में दोस्तों झूला नृत्य का आयोजन किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों मयूर नृत्य की बात कर लें तो मयूर नृत्य दोस्तों आपको बता दें ये भी आपके कहाँ, ब्रज क्षेत्र में होता है। यूपी SSSC वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है, ब्रज क्षेत्र में दोस्तों संबंधित मयूर नृत्य का संबंध कहां से, ब्रज क्षेत्र से। याद रखेंगे, वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है लठमार होली दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूपी SSSC वीडियो और अन्य एग्जाम में पूछा गया। लठमार होली दोस्तों ये लाठियों से खेली जाती है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया कि किससे खेलती है, लाठियों से। कहां, बरसाना और नंदगांव में। ठीक है, ब्रज क्षेत्र के बरसाना और नंदगांव में। अगला है चरकुला नृत्य दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाएगा। देखिए चरकुला नृत्य होता क्या है कि 108 दीपों का पिंजरा रखकर दोस्तों महिलाएं सर पे रख के इसको डांस करती है। आपसे पूछेगा 108 दीपों को, कितने दीपों रखती है, 108 दीपों को, है ना। तो कहाँ होता है चरकुला नृत्य, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। देखिए ये यूपीएसआई 2021 पूछा गया, यूपी SSSC वीडियो में पूछा गया, है ना, यूपी पीसीएस में दोस्तों कई बार पूछा गया, और अभी दोस्तों जो वीडियो एग्जाम हुआ है लेटेस्ट उसमें भी पूछा गया कि चरकुला नृत्य किससे संबंधित है, तो ब्रज क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए घड़ा नृत्य दोस्तों, घड़ा रख करके नृत्य किया था। अब दोस्तों अवध क्षेत्र की देख लेते हैं। अवध क्षेत्र में क्या होता है, एक फरुहारी नृत्य होता है, फरुहारी नृत्य। ठीक है, नकटोरा या नटवा नृत्य दोस्तों आपको पता है। ठीक, नकटोरा या फिर नटवा नृत्य दोस्तों ये होता है जब शादी में, देखिए क्या होता है कि जब शादी हो जाती है लड़कों की शादी होती है दोस्तों, तो लड़कियां जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, वो लड़कों का वेश धारण करके दोस्तों ये नृत्य किया था जब बारात चली जाती है लड़कों की, है ना। तो शायद आप लोग जानते भी होंगे, नकटोरा या नटवा नृत्य। ठीक है, जोगनी नृत्य होता है, कालाबाजी नृत्य। अब दोस्तों बात करते हैं धोबिया नृत्य की। धोबिया नृत्य कहाँ दोस्तों, पूर्वांचल में दोस्तों गाजीपुर में, खासकर गाजीपुर में। यूपी ASI में पूछा गया था कि धोबिया नृत्य का संबंध कहाँ से है, गाजीपुर से। ठीक है, कब होता है, तो विवाह व संतानोत्पत्ति पर दोस्तों धोबी समुदाय द्वारा किया था। ये भी याद रखेंगे कि विवाह धोबी समुदाय द्वारा, संतानोत्पत्ति पर दोस्तों कौन सा नृत्य होता है, धोबिया नृत्य। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक है चौरसिया नृत्य, समझिएगा चौरसिया नृत्य है, ये कहारों द्वारा किया था जौनपुर में। याद रखेंगे चौरसिया नृत्य का संबंध कहाँ से है, जौनपुर में, किसके द्वारा, कहारों द्वारा। एक है लठमार दिवारी नृत्य दोस्तों, दिवाली के अवसर पर चित्रकूट में होता है, याद रखेंगे। एक है दोस्तों रामलीला का संबंध किस शैली में, दोस्तों ब्रज शैली में। ठीक है, ब्रज क्षेत्र का ब्रज शैली में, रामलीला का संबंध किससे, ब्रज शैली से ना। एक है छपेली नृत्य दोस्तों, याद रखेंगे छपेली नृत्य क्या होता है, एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में शीशा लेकर दोस्तों आध्यात्मिक,
है ना, समुन्नति के लिए दोस्तों कामना की जाती है। छपेली नृत्य एक हाथ में शीशा और एक हाथ में रुमाल लेकर के किया जाता है छपेली नृत्य। दोस्तों याद रखेंगे ये सब चीजें, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। अगला देख लेंगे दोस्तों, देखिए एक है रवाला या बढ़ैया नृत्य का संबंध बुंदेलखंड से। दोस्तों ये आपके यूपी पीसी से पूछा गया, रवाला या फिर बढ़ैया नृत्य का संबंध किससे है, बुंदेलखंड से। देखिए स्वांग हम बता चुके हैं कि स्वांग उत्तर प्रदेश का पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य है। देखिए याद करना, याद बता चुके हैं, ठीक है। अगला है चरकुला व दादरा नृत्य। समझिएगा, चरकुला हमने बताया कि 108 दीपों का समूह रखकर महिलाएं नृत्य करती। चरकुला व दादरा नृत्य का संबंधित कहां से है, तो उत्तर प्रदेश से। ये क्वेश्चन आपके अभी यूपी SSC वीडियो में पूछा गया दोस्तों। और एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है, तो व्यास ऋषि को समर्पित है। ये आपका यूपी PSC RO में पूछा गया 2014 में। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया आपके क्वेश्चन, जो भी चीजें थी हमने पढ़ा दिया। और दोस्तों ये 4 से 6 क्वेश्चन इनको हैं, इनको आप कर लीजिएगा अपने तरीके से।